हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल केम बायो क्लासेस में। एक बड़ा ही इम्पोर्टेंट चैप्टर हम क्लास 12th का अकार्बनिक रसायन का इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का हम यहाँ पर देख रहे थे। काफ़ी सारी हमने इसमें बातें कर ली थी कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स होते क्या हैं, एडिशन कंपाउंड क्या होते हैं, डबल सॉल्ट क्या होते हैं और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का कैसे फॉर्मेशन होता है, डबल सॉल्ट का कैसे होता है। अब बात आती है कि ये जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है वो बनाते कौन है, कौन से एलिमेंट्स ऐसे हैं पेरियोडिक टेबल में, आवर्त सारणी में कौन से तत्व ऐसे हैं जो कि उपसय संयोजन यौगिकों को या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को बनाते हैं। तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का जो फॉर्मेशन होता है वो जनरली आपने लास्ट चैप्टर में भी इससे पढ़ा है कि डी और एफ ब्लॉक की जो मेटल होती हैं वो जनरली कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बनाती हैं। डी और एफ ब्लॉक की जो मेटल होती हैं वो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड इजीली फॉर्म करती हैं। उसके अलावा बनाने को तो एस ब्लॉक की भी मेटल बनाती हैं और पी ब्लॉक में भी जो मेटल होती हैं वो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बनाती हैं। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में क्या क्या स्पीसीज यहाँ पे प्रेजेंट होती हैं वो हम देख लेते हैं कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में क्या क्या होता है। तो किसी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में पहला जो टेक्निकल टर्म है वो है कोऑर्डिनेशन स्फीयर और एंटिटी। कोऑर्डिनेशन स्फीयर और कोऑर्डिनेशन एंटिटी। तो कोऑर्डिनेशन, किसी भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में जो भी स्पीसीज इस ब्रैकेट के अंदर लिखी जाएंगी उन एंटिटी को या इस वाले जो पार्ट को, उस सब को हम क्या कह देंगे, कोऑर्डिनेशन स्फीयर। ठीक है। तो किसी भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में जनरली बीच में क्या होती है, सेंट्रल मेटल या सेंट्रल मेटल आयन। तो सेंट्रल मेटल एटम होती है या सेंट्रल मेटल आयन होती है। उससे जो कुछ स्पीसीज जुड़ी होती है जो कि उस मेटल को इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करती है। अब ये जो स्पीसीज है वो निगेटिव भी चार्ज हो सकती है और न्यूट्रल भी हो सकती है। नेगेटिवली चार्ज भी होगी और न्यूट्रल भी हो सकती है। ठीक। तो ये जो इतना वाला पार्ट है, ये जो ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ है वो जनरली क्या कहलाता है, कोऑर्डिनेशन स्फीयर। ठीक है, या कोऑर्डिनेशन एंटिटी कहलाता है। ठीक। तो कोऑर्डिनेशन स्फीयर की क्या डेफिनेशन हो जाएगी कि कोऑर्डिनेशन स्फीयर किसी भी कोऑर्डिनेट कॉम्प्लेक्स में या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में ऐसा पार्ट होता है जिसमें कि मेटल एटम या मेटल एटम आयन होती है। ठीक। और उससे क्या जुड़े हुए होते हैं, कुछ न्यूट्रल या निगेटिव स्पीसीज जुड़ी होती हैं जिन्हें हम क्या नाम देते हैं, लिगेंड्स। ठीक। अब ये लिगेंड्स क्या होता है वो भी डिटेल में अभी हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हमारे सभी बच्चों को क्लियर हो गया होगा कि कोऑर्डिनेशन स्फीयर या कोऑर्डिनेशन एंटिटी क्या होती है, कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का या कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स का ऐसा वाला पार्ट जो कि ब्रैकेट के अंदर होता है जिसमें कि एक मेटल होती है, वो मेटल एटम भी कह सकते हैं या उसे मेटल आयन भी कह सकते हैं। डिपेंड करेगा कि ये न्यूट्रल है या पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है, या तो न्यूट्रल होगी कोई मेटल या फिर क्या होगी, पॉजिटिवली चार्ज होगी। बहुत रेयर कोई एक्सेप्शनल केस आगे चल करके कभी पढ़ोगे कि कभी कभी मेटल निगेटिवली चार्ज हो सकती है, लेकिन वो किसी स्पेसिफिक लिगेंड के साथ होती है, जैसे कभी कभी कार्बोनिल लिगेंड के साथ होती है। तो इतनी डिटेल में अभी हम जानने की बात नहीं करेंगे। तो फिलहाल सेंट्रल में क्या होगी, एक मेटल होगी और उससे क्या जुड़े हुए होंगे, लिगेंड जुड़े हुए होंगे। वो न्यूट्रल भी हो सकते हैं और वो निगेटिवली चार्ज हो सकते हैं। अब ये लिगेंड क्या चीज़ है, क्या भला है ये, वो भी हम बात करेंगे। ठीक है। हाँ, तो कोऑर्डिनेशन स्फीयर क्लियर हो गया होगा। अब दूसरा हम बात कर लेते हैं कि कोऑर्डिनेशन स्फीयर के जो अंदर है वो क्या हो सकता है। वो पहली जो स्पीसीज है कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर वो मेटल एटम हो सकती है या मेटल आयन हो सकती है। या तो मेटल एटम होगी या मेटल आयन होगी। सपोज यहाँ पे इस वाले कॉम्प्लेक्स में कौन है प्रेजेंट, मेटल एक प्रेजेंट है, कौन है, आयरन। अब ये मेटल एटम होगी या मेटल आयन हम इसे कहेंगे, वो डिपेंड करेगा कि इसकी क्या ऑक्सीकरण अवस्था है, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है। ठीक है। तो उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट भी हम निकालना सीखेंगे कि इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे निकालते हैं। बस इतना समझ लें कि न्यूट्रल है तो मेटल एटम कहेंगे और अगर पॉजिटिवली चार्ज है तो क्या कहेंगे, मेटल एटम आयन। तो कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर एक मेटल एटम हो सकता है या मेटल आयन हो सकता है।
ठीक है। अब इस मेटल से कुछ स्पीसीज जुड़ी हुई है, ठीक है। उस स्पीसीज को हम कहते हैं लिगेंड, ठीक। अब ये जो लिगेंड होता है वो क्या है, लिगेंड की एक्चुअल में डेफिनेशन क्या है कि लिगेंड कोई एक ऐसी स्पीसीज हो सकती है जो कि किसी मेटल को या मेटल आयन को इलेक्ट्रॉन युग्म प्रदान करती है, इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करती है, ठीक है। तो लिगेंड किसे कहेंगे कि सपोज यहाँ पे आयरन है और आयरन को यहाँ पे ये जो साइनाइड आयन है वो क्या कर रहा है, एक इलेक्ट्रॉन युग्म या इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर रहा है, ठीक है। तो कोई भी स्पीसीज जो कि इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर होती है, सपोज ये क्या है, यहाँ पे एक मेटल है, या फिर सीधे सीधे कहो कि ये कोई एक्सेप्टर है और यहाँ पे क्या है, कोई डोनर है। अब एक्सेप्टर के फॉर्म में कौन होगा, मेटल। अब मेटल एक्सेप्टर की होगी क्योंकि हमने बताया है कि या तो ये न्यूट्रल होगी या पॉजिटिवली चार्ज होगी, मैक्सिमम केस में क्या होगी, पॉजिटिवली चार्ज होगी। तो पॉजिटिवली चार्ज स्पीसीज क्या होगी, मेटल होगी। अब उसे मेटल को हम क्या कहेंगे, एक्सेप्टर। और जो डोनर के फॉर्म में होगा, जो दाता के फॉर्म में होगा, जो कि इलेक्ट्रॉन युग्म किसी को दे सकता है, वो कौन हो सकता है, कौन होगा हमारे पास, लिगेंड। तो लिगेंड की सिंपली डेफिनेशन यही है कि कोई भी ऐसी स्पीसीज जो कि मेटल को इलेक्ट्रॉन पेयर प्रदान कर सकती हो या जिसके पास इलेक्ट्रॉन युग्म देने के लिए है और मेटल को इलेक्ट्रॉन युग्म या इलेक्ट्रॉन पेयर वो डोनेट कर सकती हो, उसे हम क्या कहते हैं, लिगेंड, ठीक है। तो लिगेंड कोई भी न्यूट्रल और नेगेटिव चार्ज स्पीसीज हो सकती है। तो इसके टाइप्स देख लें लिगेंड। तो दो तरह के लिगेंड होते हैं। फर्स्ट है न्यूट्रल लिगेंड, ठीक है। इन क्या होगा, न्यूट्रल लिगेंड किसे बोलेंगे, जिसके ऊपर किसी तरह का कोई चार्ज प्रेजेंट नहीं होगा, लेकिन हाँ उसके पास नॉन बॉन्डिंग पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे। धातु को या मेटल को इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करने के लिए उसके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन होंगे। कौन कौन आते हैं इसमें, जैसे H2O एक न्यूट्रल मॉलिक्यूल है, ठीक। इसके पास क्या होता है, नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर होते हैं, या इन्हें नॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बोलते हैं, एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म बोलते हैं। सेकंड क्या है, अमोनिया में क्या होता है, नाइट्रोजन के पास एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म होते हैं। इनकी सभी की स्ट्रक्चर अगर आपको पता है तो किसी भी तरह से आपको प्रॉब्लम नहीं आने वाली है कि इसमें डोनर एटम कौन होगा। तो 11th क्लास में आपने पढ़ा है लुईस स्ट्रक्चर के बारे में, तो वहाँ पे आपने देखा होगा कि अमोनिया के पास एक नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर होता है नाइट्रोजन में, और हाइड्रोजन के पास किसी तरह का कोई इलेक्ट्रॉन पेयर नहीं होता। तो यहाँ डोनर एटम कौन होगा, दाता परमाणु कौन होगा, नाइट्रोजन। यहाँ पे कौन होगा, ऑक्सीजन। तो अगर ये कभी भी किसी मेटल से जुड़ेगा तो कौन डोनेट करेगा इलेक्ट्रॉन पेयर को, ऑक्सीजन, ठीक है। सपोज अमोनिया जुड़ेगी कहीं तो कौन डोनेट करेगा इलेक्ट्रॉन पेयर, नाइट्रोजन, ठीक। तो ये अमोनिया हो गया, इथाइल अल्कोहल हो गया C2H5OH, एथेनॉल इसको बोलते हैं। तो ऑक्सीजन के पास क्या है, यहाँ पे नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर, ठीक है। अल्कोहल ग्रुप हो गया, ठीक। तो H2O हो गया, अमोनिया हो गया, और क्या हो गया, इथाइल अल्कोहल हो गया। इथाइलिन डाईएमीन आपने सुना होगा, इथाइलिन डाईएमीन क्या होगी इसकी फुल फॉर्म, इथाइलिन LENE, इथाइलिन डाईएमीन, ठीक है। इथाइलिन डाईएमीन का फॉर्मूला क्या होता है, CH2 सिंगल बॉन्ड NH2, CH2 सिंगल बॉन्ड NH। और इसके लिए जो एब्रीविएशन होगा वो क्या होगा, शॉर्ट में आपको जब भी देखने को मिलेगा तो यहाँ पे EN के फॉर्म में देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये कुछ न्यूट्रल मॉलिक्यूल हैं जो कि आपको देखने को मिलेंगे। डिटेल में अभी बात करेंगे, ठीक है। इनको कैटेगराइज करेंगे जब हम IPSC नेम पढ़ेंगे, IPSC नोमेनक्लेचर पढ़ेंगे इन कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स की, तो तब इनको डिटेल में पढ़ेंगे। फिलहाल हमारा अभी मेन टारगेट क्या है कि न्यूट्रल क्या होते हैं, जिनके ऊपर किसी तरह का कोई चार्ज नहीं होगा। ऐसे लिगेंड जो कि जिनके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता है और जो मेटल को इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर सकते हैं वो क्या कहलाते हैं, न्यूट्रल लिगेंड, ठीक।
उसके बाद आती है बात नेगेटिव लिगेंड की। नेगेटिव लिगेंड की। तो नेगेटिव लिगेंड क्या होते हैं? ऐसे स्पीसीज जिनके ऊपर नेगेटिवली चार्ज होता है और जो मेटल को इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर सकते हैं, जैसे साइनाइड आयन, फ्लोराइड आयन, जितनी भी हेलोजेंस होती हैं, आयोडाइड आयन, क्लोराइड आयन, ब्रोमाइड आयन, ठीक है, SCN माइनस, SCN माइनस, NCS, ठीक है, NCS, हाइड्रोक्साइड आयन। तो ये सभी क्या है? जिन पे भी नेगेटिव चार्ज होगा, सल्फेट आयन, SO4 माइनस। तो ऐसी स्पीसीज जिन पर कि नेगेटिव चार्ज होगा और जो कि इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर सकते हैं, वो क्या कहलाते हैं? नेगेटिव लिगेंड या ऋणात्मक लिगेंड। ठीक, कैसे डोनेट करेंगे ये? सपोज साइनाइड आयन है तो मेटल से जुड़ना है तो इस तरह से, ठीक है। सपोज SCN जुड़ना है तो वो किससे जुड़ेगा? SCN। तो यहाँ पे सल्फर एटम डोनर का काम कर रहा है। सपोज NCS जुड़ेगा तो यहाँ पे कौन जुड़ेगा? नाइट्रोजन डोनर एटम का काम करेगा, ठीक है। अब आप कहोगे कि सर ये दोनों हैं तो लगभग एक ही, लेकिन यहाँ पे डोनर एटम कौन है? सल्फर, और यहाँ पर डोनर एटम कौन है? नाइट्रोजन। इनकी भी अभी हम डिटेल में बात करेंगे। तो फिलहाल जो है अभी हमारा मेन टारगेट क्या है? न्यूट्रल मॉलिक्यूल को समझना, न्यूट्रल लिगेंड को समझना, सॉरी, और नेगेटिव लिगेंड को समझना, ठीक है। तो ये न्यूट्रल लिगेंड है और नेगेटिव लिगेंड। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें, ठीक है। और कॉपी पेन हमेशा अपने साथ रखें, डिक्टेट जरूर करते रहें, लिखी हुई चीज़ें हमेशा याद रहती है। अब मैं भी होने को तो काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पर लिख करके रख सकता हूँ, लेकिन जो चीज़ें लिख करके पढ़ते हैं हम तो वो हमेशा याद रहती हैं, है ना। अगर मैं इनको पहले से ही लिख करके रख दूंगा तो आपको इतनी ज़्यादा याद नहीं रहेंगी। सबसे ज़्यादा ध्यान कब रहेगा? कि जब मैं हैंड टू हैंड लिख रहा हूँ, ठीक है। कुछ केस में जब लंबी थ्योरीज होगी तो हम पहले से लिख दिया करेंगे, ठीक है, जिससे आप लोगों का टाइम वेस्ट ना हो। लेकिन इस केस में हम क्या करा करेंगे? जितना हो सके लिखेंगे। आपका टाइम तो वेस्ट होगा थोड़ा सा, लेकिन आपको जो है चीज़ें समझ में आएंगी। बिल्कुल एक ऐसी फीलिंग आएगी जैसे आप एक ऑफलाइन क्लास में जो है पढ़ रहे हैं, ठीक है बेटा। तो लगातार जो है इसको देखते रहिए। हम बेसिक बिल्कुल पढ़ा रहे हैं, ठीक है। जितना है हम बेसिक से पढ़ रहे हैं। जिन बच्चों को ये पता है तो वो आप स्किप करके भी देख सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। जो आपके लिए ज़रूरी पार्ट है वो भी देख सकते हैं। और जिन बच्चों जो अभी हमारे 11th और 12th के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए तो बिल्कुल सब चीज़ें नई होती हैं, तो इसलिए हम पूरी डिटेल में बात कर रहे हैं, ठीक है। जो किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो नीट की कर रहे हैं, जेई की कर रहे हैं, या किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जहाँ पर की केमिस्ट्री आती है, तो आप अपने मतलब वाला पार्ट पढ़ सकते हैं, स्किप करके पढ़ सकते हैं। उसको भी हम क्या करेंगे, जो बच्चे किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उसको भी हम इस पूरे चैप्टर का एक 1 शॉर्ट वीडियो डालेंगे 2 से 3 घंटे का, ठीक है। तो 2 से 3 घंटे के वीडियो में हम पूरा चैप्टर एक बार इसको कवर कर देंगे जल्दी जल्दी। तो जो हमारे 11th 12th के बोर्ड के बच्चे हैं, 12th के जो स्पेशली हमारे बोर्ड के बच्चे हैं, तो उनके लिए भी वो 1 शॉर्ट वीडियो एक बार आप एग्जाम टाइम पे देख करके चले जाना, आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। पढ़ाई ऐसी करो जो हैंड टू हैंड जो है याद होती चली जाए, ठीक है। पढ़ाने का मतलब ही तभी है कि अगर चीज़ें हमें समझ में नहीं आ रही है, ठीक, उड़ उड़ करके चल रही हैं, पता नहीं सर के ऊपर से निकल जा रही हैं, तो उससे कोई फ़ायदा नहीं है। कोई भी टेक्निकल टर्म है, ऐसा टर्म है जो कि हम हिंदी में नहीं बोलते, ठीक, या इंग्लिश में जिसका नहीं बोलते, तो उसको आप कमेंट सेक्शन में या मैसेज में बता दिया करें। कहीं कहीं पर हिंदी में लिखने में या इंग्लिश में लिखने में मिस्टेक हो सकती है, तो वो आप लोग चेक कर लिया करें, वो भी कमेंट सेक्शन में बता दिया करें। उसको नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट वीडियो में ठीक कर लेंगे, ठीक। गलती हो जाती है लिखते समय, तो मेन फोकस बेटा कंसेप्ट पे करना है। ये लिखने में कोई कहीं प्रॉब्लम हो जाती है, कहीं कहीं कोई स्पेलिंग मिस्टेक हो जाए तो उस पर ज़्यादा फोकस नहीं करना है, ठीक है। हुआ भी करे तो आप कमेंट सेक्शन में बता दिया करो, ठीक है। तो अब बात कर लेते हैं बेटा न्यू लिगेंड की। हमने बात कर ली कि न्यूट्रल लिगेंड और निगेटिव लिगेंड। साथ ही ये जो एक तरह का क्लासिफिकेशन हो गया है कि हाँ न्यूट्रल लिगेंड क्या होते हैं और निगेटिव लिगेंड के, तो ये चार्ज के बेस पे था, ठीक है। तो चार्ज के बेस पे 2 तरह के लिगेंड होते हैं, एक न्यूट्रल लिगेंड और निगेटिव लिगेंड, ठीक है, इस पर था। और दूसरा हम देखने जा रहे हैं
लिगेंड का क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन नंबर ऑफ डोनर एटम present in ligand oblique bonded with central metal atom या सेंट्रल मेटल आयन। ठीक है, तो दूसरा हम क्लासिफिकेशन किस बेस पे देखने जा रहे हैं, जितने दाता परमाणु सीधे सीधे धातु से या धातु आयन से जुड़े होते हैं, जितने भी डोनर एटम सेंट्रल मेटल एटम से या सेंट्रल मेटल आयन से सीधे सीधे जुड़े होते हैं, डायरेक्टली जुड़े होते हैं, उसके बेस पर हम क्लासिफिकेशन देखने जा रहे हैं। ठीक है, तो इस बेस पर जो फर्स्ट टाइप है वो है मोनोडेंटेट लिगेंड। मोनोडेंटेट DENTAT मोनोडेंटेट लिगेंड। तो नाम से ही पता चल रहा है बेटा कि मोनो मीन्स क्या होता है, सॉरी ये मोना हो गया, ये मोना हो गया था। तो मोनोडेंटेट लिगेंड, मोनोडेंटेट लिगेंड क्या होते हैं कि मोनो मीन्स क्या होता है, वन। मोनो कहीं भी आएगा तो किसके लिए आएगा, वन के लिए। डाई किसके लिए आएगा, टू के लिए। मोनो किसके लिए आता है, वन के लिए, और डाई किसके लिए आता है कहीं पर भी, टू के लिए। डाई आ सकता है या बाई आ सकता है। ठीक है, और ट्राई 3 के लिए, ऐसे ही टेट्रा 4 के लिए, पेंटा 5 के लिए। सब 11th क्लास में आपने पढ़ा होगा जब आप IPSC नोमेनक्लेचर पढ़ रहे थे कि हाँ भाई मोनो, डाई, ट्राई, टेट्रा। ठीक है, जब भी नंबरिंग के लिए करते थे। ठीक, तो मोनो के लिए आता है 1, डाई के लिए आता है 2, ट्राई के लिए आता है 3, 4 के लिए आता है टेट्रा। ठीक है, और 5 के लिए आता है पेंटा, हेक्सा, हेप्टा, ऑक्टा, नोना, डेका। इस तरह से ये चलता है। ठीक है, तो मोनोडेंटेट लिगेंड क्या होते हैं, ऐसे लिगेंड जिसमें कि केवल एक डोनर एटम होता है, या सीधे सीधे कहूं कि मेटल एटम से अगर एक डोनर एटम डायरेक्टली जुड़ा हुआ है किसी भी लिगेंड का, तो वो क्या कहलाता है, मोनोडेंटेट लिगेंड। जैसे मेटल से H2O जुड़ा हुआ है। अब H2O में, H2O को इस तरह से लिख लो, H2O में कौन जुड़ा हुआ है मेटल से, ऑक्सीजन। तो ऐसे लिगेंड जिसमें कि केवल एक ही डोनर एटम हो और वो ही सीधे सीधे किससे जुड़ा हुआ हो, मेटल से, उसे हम बोलते हैं मोनोडेंटेट लिगेंड। हिंदी में बोलते हैं इसे एक दंतुर लिगेंड, एक दंतुर लिगेंड, एक दंतुर लिगेंड। तो हिंदी में ना जाकर के सिंपली है मोनोडेंटेट, जिसमें कि नाम से पता चल रहा है मोनोडेंटेट। डेंटेट मीन्स होता है डोनर और मोनो मीन्स होता है वन। तो जिसमें कि वन डोनर एटम हो उसे हम क्या बोलेंगे, मोनोडेंटेट लिगेंड। अब जैसे अमोनिया है, अमोनिया में भी केवल एक ही डोनर एटम है, कौन है, केवल नाइट्रोजन। हाइड्रोजन के पास कोई भी एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म नहीं होता। इसकी स्ट्रक्चर सबने देखी होगी और डिटेल में चले जाते हैं। ठीक है, इसकी स्ट्रक्चर सबने देखी होगी। ठीक, तो इसमें केवल ऑक्सीजन डोनर एटम है और यह कौन है, नाइट्रोजन डोनर एटम है। ठीक है, और भी काफी सारे एग्जांपल है जिसमें कि केवल एक ही डोनर एटम होता है, तो उसे बोलेंगे मोनोडेंटेट लिगेंड। ठीक, दूसरा क्या है, जल्दी जल्दी देख लेते हैं, बाइडेंटेट। बाइडेंटेट लिगेंड नाम से पता चल रहा है। बाइडेंटेट को हिंदी में क्या बोलेंगे, द्विदंतुर। क्या बोलेंगे, द्विदंतुर लिगेंड। द्विदंतुर लिगेंड किसे बोलेंगे, जिसमें कि दो डोनर एटम हो। बाइडेंटेट लिगेंड किसे बोलेंगे, जिसमें दो डोनर एटम हो। जैसे इथाइलिन डाइएमीन इसका बड़ा अच्छा एग्जांपल है, EN। इथाइलिन डाइएमीन की स्ट्रक्चर अभी बताई थी हमने, क्या होती है, CH2 NH2 CH2 NH2। तो इसमें क्या है, ये इथाइलिन डाइएमीन की स्ट्रक्चर है, दो इथाइलिन डाइएमीन इसका नाम है। अब इसमें दो डोनर एटम है, एक नाइट्रोजन इस तरह से डोनेट कर सकता है मेटल को इलेक्ट्रॉन पेयर, और ये एक नाइट्रोजन इस तरह से मेटल को इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर सकता है। ठीक, तो ऐसे कंपाउंड्स को, सॉरी ऐसे लिगेंड्स को हम क्या बोलेंगे, बाइडेंटेट लिगेंड। अब जैसे और एग्जांपल है इसका, क्या है, ऑक्जेलेट आयन। ऑक्जेलिक एसिड का फॉर्मूला सबने पढ़ा होगा, COOH। ये क्या होता है, ऑक्जेलिक एसिड। नहीं भी पढ़ा हो तो देख लें। इसे दो कार्बन के एसिड को
क्या बोलते हैं, ऑक्जेलिक एसिड। सपोज यहाँ से 2 प्रोटॉन रिलीज हो जाएं, ठीक, प्रोटॉन रिलीज होने के बाद यहाँ क्या जाएगा, माइनस, और यहाँ भी क्या जाएगा, माइनस, ठीक। तो प्रोटॉन रिलीज होने के बाद अब ऑक्जेलिक एसिड नाम ना होकर के इसका क्या होगा, ऑक्जेलेट, ऑक्जेलेट। तो ये ऑक्जेलेट आयन है, ठीक। तो जब ये भी मेटल से जुड़ेगा तो इसमें भी 2 डोनर एटम है, एक ऑक्सीजन ये है और एक ऑक्सीजन ये है, तो इसे हम क्या बोलेंगे, बाइडेंटेड लिगेंड। ऐसे ही एक एग्जांपल और है बाइडेंटेड लिगेंड का, बड़ा इंपॉर्टेंट है, ग्लाइसिन, जो कि एक अमीनो अम्ल है, एक एमिनो एसिड है, ठीक है, ग्लाइसिन। अब ग्लाइसिन में से अगर ये एक प्रोटॉन रिलीज हो जाए तो इसे बोलते हैं, यहाँ पे क्या जाएगा, माइनस चार्ज, इसका नाम हो जाएगा ग्लाइसिनेट, ग्लाइसिनेट आयन, ठीक। जब ये मेटल से जुड़ जाएंगे तब इसका कुछ और नाम हो जाता है, वो अभी बाद में बात करेंगे। फिलहाल अभी COO- और COO- का नाम क्या है, ऑक्जेलेट आयन। यहाँ पे इसका नाम क्या है, ग्लाइसिनेट आयन। तो यहाँ पे भी 2 डोनर एटम है, एक कौन है, नाइट्रोजन है, और एक कौन है, ऑक्सीजन है, ठीक। तो 2 डोनर एटम यहाँ प्रेजेंट है, इसलिए क्या बोल दिया इसको, बाइडेंटेड लिगेंड, ठीक। इसके बाद स्क्रीनशॉट ले लिया होगा सभी ने, इसका नोट भी करते रहें। इसके बाद 3rd नंबर पे आता है पॉलीडेंटेड लिगेंड, पॉलीडेंटेड लिगेंड। तो पॉलीडेंटेड लिगेंड नाम से पता चल रहा होगा, एक से ज्यादा, जिसमें कि 2 से ज्यादा डोनर एटम हो, ठीक है। ऐसे लिगेंड जिसमें 2 से ज्यादा डोनर एटम है वो क्या कहलाते हैं, पॉलीडेंटेड लिगेंड। जैसे इसका एक अच्छा एग्जांपल है EDTA, ठीक। EDTA की फुल फॉर्म क्या है, इथाइलिन डाइएमीन टेट्रा एसीटेट। EDTA की फुल फॉर्म क्या है, इथाइलिन डाइएमीन टेट्रा एसीटेट, इथाइलिन डाइएमीन। E स्टैंड फॉर इथाइलिन, D से क्या हो गया, डाइएमीन, T से टेट्रा और A से एसीटेट, इथाइलिन। इसकी स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो इसकी स्ट्रक्चर क्या होगी, CH2, ये कौन सा ग्रुप हो गया, इथाइलिन। डाइएमीन, डाइएमीन क्या बोलेंगे, इसको डाइएमीन बोलेंगे, ठीक है, इथाइलिन ग्रुप, ये डाइएमीन ग्रुप हो गया। लेकिन टेट्रा एसीटेट कैसे बना होगा, यहाँ से 2 हाइड्रोजन रिप्लेस हुए होंगे, ठीक, और उसकी जगह कौन आ गया होगा, एसीटेट ग्रुप, ठीक। 2 कार्बन के एसिड को क्या बोलते हैं, एसिटिक एसिड, और लेकिन यहाँ से प्रोटॉन निकला है तो इसे क्या बोल दिया, एसीटेट। तो 2 प्रोटॉन को यहाँ से रिमूव करके क्या आए हैं, 2 एसीटेट। तो इसका नाम इथाइलिन डाइएमीन टेट्रा एसीटेट क्यों पड़ा, क्योंकि यहाँ पे CH2COO-, ऐसे इसको लिखो, CH2COO-। तो देख रहे हो यहाँ पे क्या है, 2 इथाइलिन ग्रुप है, सॉरी इथाइलिन डाइएमीन, एक इथाइलिन ग्रुप है और 2 क्या है, एमिनो ग्रुप है, और 4 क्या है यहाँ पे, एसीटेट आयन, ठीक। तो इसलिए नाम क्या हो गया इसका, इथाइलिन डाइएमीन टेट्रा एसीटेट, ठीक है। सभी जानते होंगे ये CH3COOH क्या होता है, एसीटिक एसिड होता है। जब यहाँ से एक प्रोटॉन निकल गया तो इसे क्या बोल देते हैं, एसीटेट आयन। अब ये जा करके, ये वाला कार्बन जा करके इस नाइट्रोजन से जुड़ा होगा तो यहाँ से क्या रिलीज हो गया होगा, प्रोटॉन, ठीक है। तो इसलिए इसे क्या बोल दिया, एसीटेट आयन। तो इथाइलिन डाइएमीन टेट्रा एसीटेट इसे हम बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पे नाइट्रोजन पे क्या है, लोन पेयर, यहाँ पे क्या है, नाइट्रोजन पर लोन पेयर। अब बात करते हैं इसमें कितने डोनर एटम है, तो 1 2 3 4 5 और 6। तो यहाँ पे 6 डोनर एटम है। तो जहाँ पे भी 2 से ज़्यादा अगर डोनर एटम है जो कि डायरेक्टली किससे जुड़ सकते हैं, मेटल से जुड़ सकते हैं, तो इस केस में
ऐसे लिगेंड्स को हम क्या नाम देते हैं? पॉलीडेंटेड लिगेंड। ठीक, इसी के बाद एक न्यू टर्म आता है कीलेट कॉम्प्लेक्स, CHELATE, कीलेट कॉम्प्लेक्स। तो कीलेट कॉम्प्लेक्स नाम से पता चल रहा है केज लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं। जो कीलेट कॉम्प्लेक्स होते हैं वो केज लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं, रिंग लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं। तो जब कभी भी पॉलीडेंटेड लिगेंड या बाइडेंटेड लिगेंड किसी भी मेटल से जुड़े हुए हों और केज लाइक स्ट्रक्चर बनाए या रिंग लाइक स्ट्रक्चर बनाए, तो उस कंडीशन में उस कॉम्प्लेक्स को हम बोल देते हैं कीलेट कॉम्प्लेक्स। ठीक है, सपोज अभी हमने एक एग्जांपल देखा था K4FeCN का होल 6। तो यहाँ पे Fe से, आयरन मेटल से कितने लिगेंड जुड़े हुए हैं? बोलो 6। कितने लिगेंड जुड़े हुए हैं यहाँ पे? 6 लिगेंड जुड़े हुए हैं। 1 2 3 4 5 6। ठीक, लेकिन यहाँ पे सभी लिगेंड कैसे हैं? मोनोडेंटेड। तो ये किसी भी तरह से रिंग लाइक स्ट्रक्चर नहीं बना रहे। ठीक, लेकिन जब भी सपोज हमने एक अभी एग्जांपल पढ़ा था बाइडेंटेड लिगेंड का, इथाइलिन डाइएमीन। तो इथाइलिन डाइएमीन जब कभी भी मेटल से जुड़ेगा, सपोज आयरन मेटल से जुड़ रहा है तो, और कोऑर्डिनेट बॉन्ड के बना रहा है, तो जब भी ये आयरन मेटल से जुड़ रहा है तो आप देख रहे होंगे कि ये रिंग लाइक स्ट्रक्चर बनी है। कितने मेंबर्ड रिंग है? रिंग में मेन एलिमेंट कौन है? आयरन, नाइट्रोजन, कार्बन, कार्बन, नाइट्रोजन। ये बाकी हाइड्रोजन तो कार्बन और नाइट्रोजन से जुड़े हुए हैं, पता होगा सभी को। ठीक है, तो आयरन, नाइट्रोजन, कितने मेंबर्ड रिंग हो गई है? 1 2 3 4 5। ठीक है, ये कितने मेंबर्ड रिंग है? 5 मेंबर्ड रिंग है। तो 5 मेंबर्ड रिंग बनी है, रिंग लाइक स्ट्रक्चर बनी है। ऐसे ही सपोज एक इथाइलिन डाइएमीन ग्रुप और जुड़ जाए, ऐसे ही एक इथाइलिन डाइएमीन ग्रुप और जुड़ जाए तो ये सेकंड रिंग लाइक स्ट्रक्चर बन जाएगी। सपोज एक और जुड़ जाए इसी के साथ, 6 कोऑर्डिनेशन बन जाए। अभी तक कोऑर्डिनेट बॉन्ड कितने बने? 1 2 3 4। एक और बन जाए, ठीक है। तो ये 5 कोऑर्डिनेट रिंग यहाँ पे बनी है, एक तरह से कीलेट कॉम्प्लेक्स बन गया है। ठीक, रिंग लाइक स्ट्रक्चर को या केज लाइक स्ट्रक्चर को हम क्या बोल देते हैं? कीलेट। तो यहाँ पे जो कॉम्प्लेक्स फॉर्म हुआ है इसे हम क्या बोलेंगे? कीलेट कॉम्प्लेक्स। तो जितने भी बाइडेंटेड लिगेंड हैं और पॉलीडेंटेड लिगेंड हैं, जब ये अपने कॉम्प्लेक्स बनाते हैं तो इनके कॉम्प्लेक्स को हम क्या बोल देते हैं? कीलेट कॉम्प्लेक्स। ठीक, सिंपली बात करें इनके स्थायित्व की, इनके स्टेबिलिटी की, तो कीलेट कॉम्प्लेक्स नॉर्मल कॉम्प्लेक्स की, ये कैसा है? नॉर्मल कॉम्प्लेक्स है, जबकि ये कैसा है? कीलेट कॉम्प्लेक्स है। या फिर ये बनाया है किसी 6 डोनर एटम है, एक ही लिगेंड ने 6 डोनर एटम प्रेजेंट हैं और उसने 6 इलेक्ट्रॉन पेयर मेटल को डोनेट किए हैं, तो ये रिंग लाइक या कीलेट कॉम्प्लेक्स कहलाता है, जो कि काफ़ी स्टेबल होते हैं किसके कंपेयर में? नॉर्मल कॉम्प्लेक्स के कंपेयर में। ठीक है, तो ये तो हमने कीलेट कॉम्प्लेक्स के बारे में देख लिया। ठीक, तो कोऑर्डिनेशन स्पेयर हो गया। अब हमने मेटल के बारे में पढ़ लिया। मेटल S P D F कोई से भी ब्लॉक की हो सकती है, जनरली D और F ब्लॉक की देखने को मिलेगी आपको आपके सिलेबस में। ठीक है, लिगेंड हमने बात कर ली, न्यूट्रल होते हैं, निगेटिवली चार्ज होते हैं। अब बात आती है इस ये जो नंबर लिखा हुआ है यहाँ पे, ये नंबर वास्तव में क्या बताता है, ये क्या डिफाइन करता है? तो ये कहलाती है कोऑर्डिनेशन नंबर। तो हमारा न्यू टेक्निकल टर्म है कोऑर्डिनेशन नंबर। ठीक है, तो कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है? अभी अभी हमने बात की है कि ये मेटल है और मेटल से क्या जुड़े हुए होते हैं? लिगेंड जुड़े हुए होते हैं। मेटल से क्या जुड़े हुए होते हैं? लिगेंड जुड़े हुए होते हैं। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये नंबर कितना है? 6। तो मेटल से डायरेक्टली किसी लिगेंड के जितने डोनर एटम जुड़े हुए होते हैं वो कहलाती है उसकी कोऑर्डिनेशन नंबर। देखो यहाँ पे मेटल से कितने लिगेंड जुड़े हुए होते हैं? 6। कितने CN जुड़े हुए हैं यहाँ पे? 6।
और सभी CN में जितने भी CN है आप देख रहे हैं सभी में 1 डोनर एटम है। एक समय में केवल एक एटम इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर रहा है, तो टोटल कितने एटम जो है इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर रहे हैं? 6। तो 6 यहाँ डोनर एटम है, इसलिए 6 क्या कहलाएगा? इसका कोऑर्डिनेशन नंबर। सिर्फ ऐसे और भी एग्जाम्पल हम बात कर लेते हैं, इस पे एग्जाम में पूछ लेता है, 1 मार्क्स का क्वेश्चन बन जाता है कि कोऑर्डिनेशन नंबर इस कॉम्प्लेक्स में मेटल का क्या होगा। तो ठीक, तो ये कोई और कॉम्प्लेक्स देख लेते हैं, जैसे FeEN का होल ट्वाइस और Cl2, ये एक कॉम्प्लेक्स है हमारे पास। तो इसमें मेटल का हम कोऑर्डिनेशन नंबर निकालने की कोशिश करेंगे। तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा मेटल का यहाँ पे? ठीक, तो पहले देख लेंगे Cl है। Cl कैसा लिगेंड है? मोनोडेंटेड लिगेंड है, केवल एक डोनर एटम है। ठीक, और कितने Cl है यहाँ पे? 2। तो यहाँ पे 2 तो हो गई कोऑर्डिनेशन नंबर किसके लिए, किसके रेस्पेक्ट में? क्लोराइड आयन के रेस्पेक्ट में। ठीक, अब ये EN क्या है? अब ये भी बताया था, इथाइलिन डाइएमीन है। ये क्या है? ये CH2 NH2 और CH2 NH2 कैसा लिगेंड है ये? हाँ, बाइडेंटेड लिगेंड है। कैसा लिगेंड है? बाइडेंटेड। तो एक इथाइलिन डाइएमीन में कितने डोनर एटम है? 2। तो यहाँ पे कितने इथाइलिन ग्रुप जुड़े हुए हैं? 2। तो एक में 2 है तो 2 में कितने होंगे? 4। सीधी सी बात है, नहीं है? एक इथाइलिन डाइएमीन की स्ट्रक्चर ये है, इसमें 2 डोनर एटम है, तो 2 इथाइलिन डाइएमीन जुड़े हुए हैं, तो इसमें कितनी होगी? 4 इसके रेस्पेक्ट में होगी, 2 इसके रेस्पेक्ट में होगी। तो यहाँ आयरन की जो कोऑर्डिनेशन नंबर है वो कितनी हो जाएगी? 6। कभी कभी स्टूडेंट्स क्या करते हैं, जिन्हें लिगेंड्स का नहीं पता होता है कि ये बाइडेंटेड है, ट्राइडेंटेड है या पॉलीडेंटेड है, तो वो क्या करते हैं, सीधे ये नंबर्स को देख करके और आंसर लगाते हैं। कुछ बच्चे इसका आंसर क्या लगा के आ जाएंगे? 4 लगा के आ जाएंगे, लेकिन वो लगाएंगे जिन्हें इसकी नॉलेज नहीं है कि एक्चुअल में इथाइलिन डाइएमीन है क्या। ठीक, तो ध्यान से करना है। इथाइलिन डाइएमीन बोर्ड के एग्जाम के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक, कभी कभी पूछ लेता है कि इसकी उपसय संयोजन संख्या क्या होगी या इसकी कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगी। तो हिंदी में क्या बोलते हैं इसे? अभी मैंने बताया, उपसय संयोजन संख्या। तो इसकी उपसय संयोजन संख्या कितनी है? यहाँ पे 6 है, यहाँ पे भी कितनी थी? 6 है। ठीक है, तो ऐसे ही लिगेंड में कितने डोनर एटम है उसका अगर हमें पता है तो आसानी से बता सकते हैं। तो ये बात हो गई कोऑर्डिनेशन नंबर की। डेफिनेशन भी आई थिंक क्लियर हो गई होगी कि मेटल से जितने डोनर एटम किसी लिगेंड के डायरेक्टली अटैच होते हैं वो क्या कहलाता है? उसका उपसय संयोजन संख्या या कोऑर्डिनेशन नंबर। अब तक तो हमने बात की थी कि मेटल क्या होता है, लिगेंड क्या होता है, कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है और कोऑर्डिनेशन स्फीयर क्या होता है। लेकिन कोऑर्डिनेशन स्फीयर के लेफ्ट साइड में या राइट साइड में आपको कुछ स्पीसीज देखने को मिलेंगी। वो क्या होती हैं उन्हें हम बात कर लेते हैं। तो कोऑर्डिनेशन स्फीयर के राइट साइड में हमेशा मैक्सिमम केस में आपको 99% केस में आपको यहाँ क्या देखने को मिलेगा? कोई कैटायन। ठीक है, और राइट साइड में आपको कोई एनायन देखने को मिलता है। 99% केस में आपको एनायन देखने को मिलेगा, या फिर कुछ केस में आपको न्यूट्रल मॉलिक्यूल भी देखने को मिलेगा, कोई उदासीन अणु भी लगा हुआ हो सकता है। ठीक है, तो सिंपली हम कह सकते हैं कि मैक्सिमम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में लेफ्ट साइड क्या होगा? कैटायन, कोई धनायन, और राइट साइड क्या होगा? एनायन। अब ये कैसे जुड़े हुए होते हैं इस धातु से, इस मेटल से, ये आयंस कैसे जुड़े हुए होते हैं उसकी बात हम करेंगे कोऑर्डिनेशन, जब हम कॉम्प्लेक्स की बॉन्डिंग के बारे में बात करेंगे कि इसमें किस तरह की बॉन्डिंग प्रेजेंट होती है, तब हम बात करेंगे। फिलहाल सिंपल ही है, अभी बाहर की ओर क्या होते हैं? ये कैटायन होते हैं। हिंदी में इन्हें इसको आयन, वैसे इसको आयन मंडल बोलते हैं। आयनन मंडल आपकी जो एनसीईआरटी की बुक है उसे आयनन मंडल, या इसे प्रति आयन भी बोल देते हैं। क्या बोलते हैं इसे? प्रति आयन। ठीक, इंग्लिश में इसे स्पेक्टेटर आयन भी कह देते हैं, स्पेक्टेटर आयन। तो स्पेक्टेटर आयन बिल्कुल उस तरह से जैसे आप मैच देखने जा रहे हो और दर्शकों की तरह काम कर रहे हो, तो दर्शक क्या है वहाँ के लिए? स्पेक्टेटर आयन है। लेकिन मेन गेम कहाँ चल रहा है? यहाँ पे ग्राउंड में। ठीक है, तो मेन रोल बेटा इन्हीं का है, रोल है इनका भी, बिना दर्शकों के उन्हें भी मजा नहीं आता। तो
अभी आपने कोरोना टाइम में देखा भी होगा कि बिना दर्शकों के उन्हें देखना मैच खेलना पड़ रहा था, तो उन्हें भी मज़ा नहीं आ रहा था। काफ़ी उसमें भी कम उन लोगों के स्टेटमेंट्स भी आए थे कि बिना पब्लिक के या बिना जो है दर्शकों के उन्हें भी इंटरेस्ट नहीं आता खेलने में। तो वही बात है कि मेन रोल किसका है, ग्राउंड के अंदर वालों का, कि मेटल का और लिगेंड का। उसके बाहर जो स्पीसीज होती है उन्हें आयनन मंडल कहते हैं, प्रति आयन या स्पेक्टेटर आयन कहते हैं। ठीक है, इनका रोल सिर्फ और सिर्फ इसे न्यूट्रल बनाए रखने का होता है। ठीक है, इन्हें उदासीन बनाए रखने का होता है। ठीक, तो हमने इसकी भी बात कर ली कि आयनन मंडल क्या होता है, और या ये आयंस क्या होंगे। जनरली लेफ्ट साइड कैटायन होगा और राइट साइड इस कोऑर्डिनेशन स्फीयर के जनरली एनायन देखने को मिलेंगे या न्यूट्रल मॉलिक्यूल देखने को आपको कभी कभी मिल जाएंगे। ठीक है, इसके बाद एक टर्म और है एम्बीडेंटेड लिगेंड। एम्बीडेंटेड लिगेंड, एम्बीडेंटेड लिगेंड क्या होते हैं? अभी ये उभयधर्मी, उभयदंतुर, उभयदंतुर लिगेंड। ये उभयदंतुर लिगेंड क्या होते हैं? ऐसे मोनोडेंटेड लिगेंड, ऐसे मोनोडेंटेड लिगेंड, तो ऐसे मोनोडेंटेड लिगेंड जिसमें कि एक से ज़्यादा डोनर एटम हो, लेकिन एक समय में मेटल से जुड़ेगा केवल एक। जैसे SCN है, कभी कभी SCN जो है इसे थायोसाइनेटो बोलते हैं अगर IPSC नेम की बात करें। ठीक, या सिंपली क्या बोलेंगे, थायोसाइनेट। तो कभी कभी जो है SCN में सल्फर जुड़ सकती है मेटल से, तब नाम हो जाएगा इसका थायोसाइनेटो S। अभी पढ़ेंगे, डिटेल में पढ़ेंगे जब IPSC नोमेनक्लेचर पढ़ेंगे। तो यहाँ पे देखो मेन हम क्या बताना चाह रहे हैं कि यहाँ पे सल्फर भी डोनर एटम की तरह काम करता है, और NCS एलिमेंट तो सेम है दोनों में, SCN NCS दोनों में एलिमेंट सेम है, लेकिन यहाँ डोनर एटम कौन है? नाइट्रोजन। दाता परमाणु कौन है? यहाँ नाइट्रोजन। और यहाँ दाता परमाणु या डोनर एटम कौन है? सल्फर। ठीक है, तो दोनों है तो मोनोडेंटेड, एक ही डोनर एटम डोनेट कर रहा है एक समय में मेटल को इलेक्ट्रॉन, लेकिन इसमें एक से ज़्यादा डोनर एटम प्रेजेंट है। यहाँ पे सल्फर प्रेजेंट है और नाइट्रोजन भी डोनर एटम की तरह काम कर सकता है, लेकिन जुड़ेगा एक समय में एक। तो ये है तो मोनोडेंटेड, एक ही जुड़ा हुआ है, लेकिन एक से ज़्यादा डोनर एटम इसमें अवेलेबल है। तो ऐसे मोनोडेंटेड लिगेंड जो कि मोनोडेंटेड तो होते हैं, एक समय में एक ही जुड़ेगा मेटल से, लेकिन उनमें एक से ज़्यादा डोनर एटम प्रेजेंट होते हैं, उन्हें हम बोलते हैं एम्बीडेंटेड या उभयदंतुर लिगेंड। ठीक है, जैसे NO2 में एक समय में नाइट्रोजन डोनेट कर सकता है और एक समय में मेटल्स को ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर सकता है। तो इस केस में ये भी क्या है, डोनर एटम यहाँ पे दो प्रेजेंट है, एक नाइट्रोजन है और एक ऑक्सीजन है। यहाँ पे भी डोनर एटम दो प्रेजेंट है, एक ऑक्सीजन और एक नाइट्रोजन, लेकिन जुड़ा हुआ यहाँ कौन है? नाइट्रोजन, और यहाँ कौन है? ऑक्सीजन। ठीक, तो दोनों में से कोई भी जुड़ सकता है, लेकिन एक से ज़्यादा अगर डोनर एटम है किसी मोनोडेंटेड लिगेंड में तो वो क्या कहलाते हैं? उभयदंतुर या एम्बीडेंटेड लिगेंड। कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रॉन क्या होता है? HEDRON, पॉलीहेड्रॉन। ठीक है, तो कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रॉन, या फिर हिंदी में इसे बात करते हैं समन्वय बहुफलक। समन्वय बहुफलक, समन्वय बहुफलक क्या होता है? तो सपोज हमारे पास कोई कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है CONH3 का होल 6 + 3, हमारे पास ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है। तो इससे पहले 11th क्लास में भी हमने पढ़ा था कि मीथेन है, मीथेन की जो स्ट्रक्चर है वो कैसी होती है? टेट्राहेड्रल चतुष्फलकीय, टेट्राहेड्रल चतुष्फलकीय होती है। अमोनिया की कैसी होती है? पिरामिडल होती है। ठीक है, H2O की कैसी होती है? बेंट या V शेप होती है। तो जिस तरह से
हमने इन कंपाउंड्स की या इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स की स्ट्रक्चर, इनऑर्गेनिक दोनों इंक्लूड हैं, कि इन कंपाउंड की स्ट्रक्चर के बारे में हमने वहाँ पे पढ़ा था, इन मॉलिक्यूल की स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ा था कि मीथेन की स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से टेट्राहेड्रल होती है, अमोनिया की स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से पिरामिडल होती है। ठीक है, तो सेम उसी तरह से इन जितने भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स हैं, इनकी भी मेटल और लिगेंड का एक स्पेशियल अरेंजमेंट होता है या त्रिविम में एक निश्चित व्यवस्था होती है जिसे हम बोलते हैं कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रॉन। ठीक, एक बार और फिर से रिपीट कर देता हूँ कि जैसे कि हमने इनकी स्ट्रक्चर की बात की थी कि इसमें कार्बन एटम है और चारों हाइड्रोजन, जो स्पेस है, जो त्रिविम है, ठीक है, 3 डायमेंशनल रीजन है जो एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस, इनमें एक निश्चित विन्यास होता है या एक डेफिनिट अरेंजमेंट होता है एटम्स या ग्रुप्स का। ठीक है, उसी तरह से कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में भी जो मेटल से लिगेंड जुड़े हुए होते हैं उनका भी एक स्पेशियल अरेंजमेंट होता है, एक निश्चित विन्यास होता है। ठीक है, जैसे वहाँ पे हमने अष्टफल के भी पढ़ा है, ऑक्टाहेड्रल पढ़ा है, टेट्राहेड्रल पढ़ा है, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल पढ़ा है, ट्राइगोनल प्लेनर पढ़ा है। ठीक है, तो ये काफ़ी सारे स्ट्रक्चर हमने वहाँ भी पढ़ी हैं। ठीक, तो सेम उसी तरह से कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में भी जो मेटल है, मेटल से जो लिगेंड जुड़े हुए होते हैं, उनका भी एक डेफिनिट अरेंजमेंट स्पेस में या 3 डायमेंशनल स्पेस में होता है। त्रिविमीय क्षेत्र में एक निश्चित व्यवस्था होती है। ठीक, कैसे होगी कि अगर 6 लिगेंड यहाँ पे जुड़े हुए हैं तो वो कैसे जुड़े हुए होंगे, काफ़ी सारी प्रोबेबिलिटी 6 कोऑर्डिनेशन में हो सकती हैं। फिलहाल सबसे इम्पोर्टेंट जो प्रोबेबिलिटी होती है, जो सबसे ज़्यादा चांसेस होते हैं, वो क्या होते हैं, NH3 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 स्क्वायर बाइपिरामिडल के। अब एक कहाँ होगा, एक प्लेन के ऊपर और एक प्लेन के नीचे। डिटेल में बात करेंगे। ठीक है, धीरे धीरे जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे तो डिटेल में बात करेंगे। फिलहाल सब बच्चे समझ गए होंगे, सभी को समझ में आ गया होगा कि हम कहना क्या चाह रहे हैं, कि जिस तरह से हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में स्ट्रक्चर्स पढ़ के आए हैं कि टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट कैसा होता है, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल क्या होता है, ऑक्टाहेड्रल क्या होता है, ठीक है, स्क्वायर प्लेनर क्या होता है, तो उसी तरह से कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के भी कुछ स्पेशियल अरेंजमेंट होते हैं। क्या किसके होंगे, कि जब मेटल से लिगेंड जुड़े हुए होंगे तो वो लिगेंड का एक स्पेशियल अरेंजमेंट होता है। वो ऑक्टाहेड्रल फॉर्म में भी हो सकते हैं, टेट्राहेड्रल फॉर्म में भी हो सकते हैं, ट्राइगोनल प्लेनर भी हो सकते हैं। ठीक है, तो सभी स्ट्रक्चर्स के बारे में भी बात करेंगे धीरे धीरे। तो आज के लिए इतना, काफ़ी लंबा लेक्चर आज का हो गया है। ठीक है, तो इसको नेक्स्ट लेक्चर में रिवाइज भी कर लेंगे एक बार, सभी बच्चे पढ़ते रहेंगे, खुश रहेंगे। ठीक है, अपना बहुत ज़्यादा ध्यान रखेंगे। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।